हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि हम लोग अब साइंस की भी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे साइंस में पहला चैप्टर हम आज आप लोगों से कंडक्ट करेंगे, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में एक चैप्टर होता है जिसका नाम है हीट, यानी ऊष्मा। और ऊष्मा के अंतर्गत जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो एग्ज़ाम में मैक्सिमम, जैसा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है तो आप लोग थोड़ा सा इसका रिवाइज भी कर लेंगे जो लोग पढ़ रहे हैं हमसे। तो चलिए, तो ऊष्मा में हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट से शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग इस पर पूरा डीप में नहीं करेंगे। तो जो क्वेश्चन बनेगा, मतलब डीप में तो क्लास में ही हो पाता है, एक वहाँ पे मैं पूरा ग्राफ के ज़रिए जो है आपको मतलब पढ़ा चुका हूँ। तो ये क्लास केवल आपको क्या है, रिवाइज़ के लिए है। तो आप लोग इससे रिवाइज़ कर सकते हैं। जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग भी एक बार इसको देखेंगे तो उनका जो है रिवाइज़ हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ऊष्मागतिकी लिखा हुआ है, यानी थर्मोडायनेमिक्स लिखा हुआ है। और हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हीट यानी ऊष्मा पढ़ रहे हैं। ऊष्मा में टेम्परेचर मेजरमेंट हम लोगों को पढ़ना है अभी। तो यानी कि टेम्परेचर मतलब स्केल के बारे में पढ़ना है। तो हालांकि स्केल जो है हम लोग 5 प्रकार का पढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन जो है, ये जो है मुख्य पॉइंट मतलब होते हैं, मेज़रमेंट होते हैं टेम्परेचर के। तो यहाँ से लेके हम लोग शुरू करेंगे और जो है हम लोग फिर आगे वो जो दो आपको मतलब बोल रहे हैं कि सर 5 है, तो भाई 3 के बाद 2 और है तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हम लोग शुरू करते हैं अगले स्लाइड से। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि टेम्परेचर के अंतर्गत हम यहाँ पे 3 मुख्य बिंदु को लिए हुए हैं, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और ये केल्विन। तो इनका जो मतलब रिलेशन होता है, इन तीनों लोगों का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि 0 डिग्री मान लीजिए अगर घटाते हैं हम डिग्री सेल्सियस में और 100 से डिवाइड करते हैं। फ़ारेनहाइट से अगर हम 32 डिग्री सेल्सियस घटाते हैं और डिवाइड करते हैं 180 से, तो बराबर होता है वो केल्विन में अगर घटाते हैं 273 और 0.15 तो बाई 100 के। तो ये इनका रिलेशन होता है 3 लोगों का, और इन्हीं तीनों के बाद हम ज़्यादा चर्चा करेंगे आज। और देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट में अगर संबंध आप लोग पढ़े होंगे तो ये देख ले होंगे, जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये पूरा, ये रिलेशन आप ज़रूर पढ़े होंगे। तो ये रिलेशन अच्छे से आप लोगों को लर्न होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 अपन 180। इसको अगर शॉर्टकट में हम बोलें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -160 अपन 9। तो ये बच्चे बहुत रट्टा मार कर रहते हैं। तो ये रट्टा क्यों, कहाँ से मारते हैं, कैसे बनता फार्मूला, ये बहुत अच्छे से हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो है ये पूरा आप यहीं से बना है ये फार्मूला। तो चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ, देखते हैं क्या है। तो आगे आप देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पहले पूछ मतलब एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है ऐसे। तो कह रहा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और अगर इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो फार्मूले से तो लगा लेंगे ऑफ कोर्स, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। पर हम आपको एक थोड़ा सा अलग सोचने का तरीका बताते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स सोचते हैं थोड़ा उस हिसाब से अगर इसको हम सोचें तो आप देखेंगे कि इसका हम लोग बिना सॉल्व करे इसका आंसर ला सकते हैं, क्योंकि इतना इजी डाटा पूछा हुआ है तो हम लोग ला सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक स्केल है और ये स्केल है मतलब डिग्री सेंटीग्रेड का। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि तो ये आपकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है, यानी कि, और ये आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये होता है। अगर हम इसी की बात करें इसी में तो होता है फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट को आप लोग पता ही है कि 32 फ़ारेनहाइट ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 212 जो होता है ये आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आप देख लीजिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 0 और ये 100 के जो बीच में आएगा ना,
तो 0-100 का बीच का मतलब कि 0-100 का क्या है डिफरेंस, ये आपका क्या आएगा 50। तो अगर हम 32 और 212 का डिफरेंस हम देखें तो कितना हो रहा है, तो 90 हो रहा है। कितना हो रहा है, तो 90। यानी कि अब ये 50 की वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो ये 50 यानी कि 0 से लेकर के 50, 0 से लेकर के 50, तो 0 से लेकर 50 करेंगे तो 50 ही होने वाला है, उसमें ऐड करेंगे तो। और ये 90 से लेकर के अगर 32 को ऐड आप कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 90 और 32 को अगर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल आपका 122 फ़ारेनहाइट, यानी कि 122 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 122 यानी कि अगर हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो कितना होने वाला है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 122 डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर, कितने फ़ारेनहाइट के, तो 122 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। अगर हम इसको फार्मूले से करें तो फार्मूला तो आपको जैसे ऊपर अभी दिखाया गया है क्या होता है, तो चलिए हम लोग फार्मूले से भी कर लेते हैं। तो जैसा कि फार्मूला आपको पता होना चाहिए इसको करने के लिए, जैसे कि ऊपर मैंने फार्मूला आपको बताया था, क्या जो रिलेशन है वही डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100। फार्मूला एक बार हम लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको कट करेंगे। और फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180, यही हमने आपसे बताया था। अब यही फार्मूला का थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो आप देखिए कि ये क्या हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और अगर हम बात करें तो बस इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा मतलब काट पीट नहीं करते हम लोग, फिर उसके बाद आगे काट पीट कर लिया जाएगा। तो यानी कि हम सेंटीग्रेड अपॉन 10 इजिकल टू फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 18 लिख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग इसी पे अभी आगे करेंगे। तो यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे हम लिखेंगे कितना, 50 लिखेंगे, 50 दिया हुआ है, बाई 10 इजिकल टू फ़ारेनहाइट -32 और डिवाइड बाई कितना 18, यही आया था। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और 18 का गुणा हो गया 90 में 5 में, तो 90 हो गया। कितना हो गया, 90 हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 90 बराबर कितना हो जाएगा, फ़ारेनहाइट -32। अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो ये जो होगा 32 इधर जाएगा, लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र होगा तो 90 में ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आप सबको पता है 122 हो जाएगा। और 122 ये क्या होगा, फ़ारेनहाइट होगा। यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, तो 122 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आप लोग देख लिए। तो हम फार्मूले से करेंगे तब भी वही आ रहा है। अगर आप सोच पाते हैं उतने अच्छे से तो सोच के भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको स्केल से बताया। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो क्या करेंगे। तो कुछ करना नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया फार्मूले में पुट करेंगे और फार्मूले पुट करने के बाद जो है कैलकुलेशन कर लेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि 0 से 0 तो कट ही चुका था। और फ़ारेनहाइट तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। तो डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 10 इजिकल टू फ़ारेनहाइट मतलब 104 ले लेंगे, माइनस यहाँ पे 32 और बट्टे कितना, तो 18। आप देख लीजिए। तो अगर 104 में से अगर आप 32 को माइनस करेंगे तो नो डाउट आप कैलकुलेशन कर पाओगे, यानी कि 72 होगा, यानी कि 72/18 होगा। और इधर आपका क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 10 होगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 10 यानी कि अगर हम बात करें 18 से 72 कितनी बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा, 18 चौक 72। और ये 10 से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें तो कितना आ गया, तो 10 चौक 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो इस तरीके से आप फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो आगे मैं कुछ आपको पॉइंट बता देता हूँ, नोट पॉइंट जितना हम लोग सीखे हैं। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये 3 हैं, आप लोगों को ये खास करके जानना चाहिए। आपसे अगर पूछा जाए कि पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है तो आप बोलेंगे सर तुरंत कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। पर अगर आपसे कहीं वही पूछ लिया जाए कि कितने केल्विन पे जमता है तो शायद बहुत कम लोगों को पता होता है।
तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड जानना ही चाहिए। तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बच्चे को पता होता है। और उसको आपको फ़ारेनहाइट में भी जानना चाहिए। जो थोड़े लोग पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं साइंस के बारे में, तो उनको फ़ारेनहाइट में पता होता है। केल्विन के बारे में भी जानना चाहिए। तो केल्विन के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि कितने केल्विन पर पानी जम जाता है। हालांकि आपको जानना चाहिए कि कितने, मतलब जो 5 स्केल होते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, तो 5 स्केल के बारे में जानना चाहिए कि कितने कितने नंबर पे जो है जमते हैं। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट जो है कह रहा है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है। तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है तो 100 पे उबलता है, और अगर 100 पे उबलता है तो उसको फ़ारेनहाइट में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सेकेंड लाइन में, तो 212 फ़ारेनहाइट पे उबलता है, या 373.15 केल्विन पर उबलता है। और अगर हमें एक मनुष्य की तापमान की बात करें, एक मनुष्य जो स्वस्थ मनुष्य होता है, तो उसके शरीर के तापमान की अगर हम बात करें तो कितना होता है, आप सबको पता है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और उसको अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या 310 केल्विन के बराबर होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जब ये 98.6 से ऊपर रहता है टेम्परेचर, तो तब वो बताता है कि आपको बुखार है। जैसे कि 100 होगा, 102 होगा, 101, 103, 104 ऐसे होता है। तो जो डॉक्टर का स्केल होता है वो फ़ारेनहाइट का होता है। और जो टेम्परेचर हम लोग मेज़र करते हैं, या फिर जो तापमान को बताते हैं कि आज का मौसम कितना गर्म है क्या है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे स्लाइड में क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि किस मान पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान जो है वो बराबर होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हालांकि ये तो क्वेश्चन हर बच्चे को रट्टा की तरह याद रहता है। बच्चे को तुरंत याद हो जाता है कि ये जो है -40 डिग्री पर जो है ये दोनों टेम्परेचर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये दोनों क्या है, सेंटीग्रेड पे ये दोनों बराबर होते हैं। यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होते हैं, -40 डिग्री पर बराबर होते हैं। और इसको हमने प्रूफ करके भी आपको दिखाया था। प्रूफ में क्या करना है कि जो आपको मैं बताया हूँ उसी पे हम आपको रख लेंगे क्वेश्चन, ये आपका जो है प्रूफ हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तभी बात वही है, वही आपका हो जाएगा प्रूफ। यानी कि C/10 = यानी कि C की अगर हम बात करें तो यहीं पे 40 रख लेते हैं, -40, और फ़ारेनहाइट -32/18। अगर हम इसको बात करें तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। 18 से अगर हम -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72 होगा, और -72 होगा, और -32 इधर लेके आएंगे तो +32 होगा, और बराबर हो जाएगा फ़ारेनहाइट। तो अब देखिए कि -72 से अगर +32 घटाएंगे तो -40 ही तो बचेगा, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -40 आ जाएगी। तो अब देख पा रहे हैं हम इतने कम जगह में जो है प्रूफ भी कर लिए, और ये भी समझ गए कि किस मान पर कि सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो -40 डिग्री होता है, जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए हम बात करते हैं आगे कि 0 केल्विन कितने सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो 0 केल्विन कितने सेंटीग्रेड के बराबर होता है, ये हम चेक करते हैं, और इसको हम प्रूव भी करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको जैसे दिख रहा है कि 0 डिग्री केल्विन और 0 मतलब कितने फ़ारेनहाइट के कितने सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। तो जैसे कि फॉर्मूला आप ऊपर देखे होंगे, पहले पेज में था, तो शायद अगर आपको न याद हुआ हो तो याद कर लीजिए एक बार, हम बता दें आपको। डिग्री सेंटीग्रेड अपन 100 था, = वहाँ पे फ़ारेनहाइट का था। फ़ारेनहाइट के बाद में केल्विन भी लिखा हुआ था, केल्विन -273.15 था, और डिवाइड बाई 100 था, यही तो था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 0 केल्विन को देखने वाले हैं कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो केल्विन की जगह पे हम ये जो केल्विन है इसकी जगह पे हम 0 रखने वाले हैं, इसकी जगह पे 0 रखने वाले हैं, और चेक करेंगे क्या होगा। तो देखिए 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया,
और जीरो में से जब हम कोई वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जितना भी घटाते हैं वही वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस में आंसर हो जाती है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू जो है, अगर हम जीरो में से 273.15 को घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगी, यानी कि -273.15, और ये क्या होगा आपका, ये फाइनल आंसर होगा। तो इतना जान लीजिए कि जो 0 केल्विन होता है वो किसके बराबर होता है, तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। और केल्विन का अगर हम बात करें तो केल्विन का जो मान होता है ना, तो वो नेगेटिव नहीं होता है। केल्विन का यही सबसे लास्ट मतलब मान है 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब ही आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम फ़ारेनहाइट में अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो -273.15 के इक्वल होगा, जो कि बहुत मतलब समझ लीजिए डीप में हो जाएगा। तो चलिए अगर हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट कि परम न्यूनतम ताप किसको कहते हैं, तो 0 केल्विन को कहते हैं। किसको कहते हैं, 0 केल्विन को कहते हैं। और 0 केल्विन की जो वैल्यू होती है अब तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में देख ही लिए हैं कितनी होती है, तो -273.15 होती है। अगर ये आपसे पूछ ले कि 0 केल्विन का वैल्यू जो है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो यहाँ पे उसलिए हम पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन कर चुके हैं ताकि आपको ये आसानी हो याद करने में। तो 0 केल्विन का जो मान है वो फ़ारेनहाइट में -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। केल्विन का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ये ध्यान रहे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या होता है ना कि ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको काम आता है। केल्विन का खोज किसने किया था, तो थॉमस केल्विन ने किया था, जिनके नाम पर ये रखा गया था। तो थॉमस केल्विन जो रिसर्च किए थे उसी में जो है अपना नाम ये लगा दिए। और ये जो केल्विन है ना, नीचे देखिए, तो ये केल्विन एसआई पद्धति में तापमान का जो है मात्रक भी होता है। एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन ही होता है। ये ध्यान रहे, यह पूछा जाता है कभी कभी कि एसआई पद्धति में तापमान का क्या मात्रक है, तो केल्विन होता है। परमाणुओं का कंपन, अगर आपसे पूछ दे कि परमाणुओं का कंपन किस ताप पर रुक जाता है, तो वो किस ताप पर रुकता है, तो परम शून्य ताप पर रुक जाता है। तो परमाणुओं का कंपन परम शून्य ताप पर रुक जाता है। अगर इससे आपसे पूछे कि परमाणुओं का कंपन कितने सेंटीग्रेड पर रुक जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि परम न्यूनतम ताप किसको कहते हैं या परम शून्य ताप किसको कहते हैं, तो 0 केल्विन को कहते हैं। अगर वो आपसे पूछ ले एग्ज़ाम में कि परमाणुओं का कंपन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कंपन करना बंद कर देता है, तो आपको बताना होगा कि कितने सेंटीग्रेड पे होता है। तो वो आपको जानना पड़ेगा पहले कि 0 केल्विन किसके बराबर होता है। तो जैसे हम लोग पीछे देखें अभी -273.15 केल्विन के डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर था, तो वही आपका आंसर होगा, उसी पे आप टिक करेंगे। चलते हैं अगले स्लाइड में, तो देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों का मान बराबर होता है। तो किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों का मान बराबर होता है, इस क्वेश्चन को अगर लगाया जाए तो मे भी तो लग जाएगा ये, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या है। तो फ़ारेनहाइट -32/180 बराबर केल्विन -273.15/100। इससे करेंगे तो नो डाउट आपको लग जाएगा। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में जो है वो रिलेशन के ज़रिए हम जो है उनका वैल्यू पता कर लेंगे। तो लेकिन अगर हम बात करें ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि केल्विन का जो मान है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पे 3 ऑप्शन में ऋणात्मक दे रखा है। तो यानी कि ये 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, सिर्फ एक ऑप्शन हो सकता है। तो तुरंत हम क्या करेंगे, बिना कुछ किए, बिना कैलकुलेशन किए हम ये कह देंगे कि जो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन की अगर बात करें किस टेम्परेचर पे बराबर होता है, तो सीधे बोल देंगे कि 574.25 पर बराबर होता है। अब अगर इसको सॉल्व आउट करेंगे तो तब भी यही आने वाला है। तो इसका रीज़न क्या है कि कभी केल्विन का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। इसके ज़रिए हम इस क्वेश्चन को क्या है सॉर्ट आउट कर लिए और ये क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, देखते हैं कि अगले स्लाइड में क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसमें।
तो अगले स्लाइड की तरफ हम लोग आ चुके हैं और देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत शानदार सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि पानी का जो तापमान है 20 एक्स पर जमता है और 140 एक्स पे क्या है, उबलने लगता है। यदि किसी कमरे का तापमान 50 एक्स है तो बताइए उस कमरे का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है। और देखिए तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो ध्यान से समझिए कि हम ये जो है कि ये जो है आपका x है ना, थोड़ा एक बार अब हम आपको समझा देते हैं कि क्या है ये। तो जैसे हम मानक लेते हैं तो ये हमारा डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री सेंटीग्रेड हम ये मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे तापमान जमता मतलब जम जाता है, ये 100 है, ये उबलता है। तो अगर हम बात करें जो इसमें दे रखा है कि जमता कहाँ पे है तो 20 एक्स पे जमता है और उबलता कहाँ है तो 140 एक्स पे उबलता है। तो यहाँ से क्या हम इनका रिलेशन पता कर सकते हैं और इनका रिलेशन के ज़रिए हम जो है क्वेश्चन पे चल जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम एक बार देख लें कि इनका रिलेशन क्या निकलने वाला है। जैसे हम लोग यहीं से रिलेशन निकाले थे केल्विन का और फ़ारेनहाइट का, केल्विन का और डिग्री सेंटीग्रेड का। तो यहाँ से हमें एक्स और डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है रिलेशन निकालना है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड माइनस अगर 0 रखेंगे तो अपान 100 आएगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट यही है। और उसके बाद अगर हम बात करें अपान में क्या आता है कि इन दोनों का डिफरेंस आता है, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का डिफरेंस आता है। और यहाँ की बात करें एक्स की बात करें तो एक्स में क्या रखेंगे तो एक्स माइनस इनका जो न्यूनतम तापमान कितना है तो 20 है। यहाँ पे न्यूनतम तापमान हम 0 घटाए हैं तो यहाँ पे एक्स में से हम क्या घटा लेंगे 20, ये आपका 20 घट गया। और अपान क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का जो है इधर आपका डिफरेंस लिए थे तो इन लोगों का भी डिफरेंस लेना होगा। तो 140 एक्स माइनस 20 एक्स करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 120 का, तो ये 120। ये आपका जो है इन लोगों का जो है रिलेशन तैयार हो गया। यानी कि हम 0 को अगर हम कट आउट कर लें तो क्या हो गया कि डिग्री सेंटीग्रेड अपान 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस 20। अब इसी में हम पुट करेंगे और आपका क्या होगा, आंसर आपके सामने होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो जैसे कि डिग्री सेंटीग्रेड अपान 10 था इज इक्वल टू एक्स था ना, तो एक्स का मान कितना दे रखा है तो 50। तो 50 माइनस और कितना था 20 अपान कितना था तो अपान आपका था 12। अब देख लेते हैं कि कितना आंसर आने वाला है। तो अगर हम बात करें ऐसे कितनी वैल्यू आने वाली है तो देखिए नीचे कट कर लेते हैं। ये 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, यानी कि 2 पच्चे 10 यानी 2 छक्के 12। अब अगर हम ऊपर की बात करें तो ये 50 में से अगर हम 20 को घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30/6, 6 को काटेंगे 30 यानी 5 बार में कटेगा तो 6 पच्चे 30 हो गया। और ये जो 5 है ना इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 में तो 5 पच्चे कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर है उस कमरे का वो कितना है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। वैसे आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि कमरे का तापमान कितना होता है, तो कमरे का तापमान आपको पता होना चाहिए। तो कमरे का तापमान होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब आपको जबान पे होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बाद देखते हैं क्या है। तो अगले स्लाइड में जैसा कि आपको दिख रहा है कुछ नोट पॉइंट है कि ठोस वस्तु को द्रव में रूपांतरित करने के लिए दाब को निम्न और ताप को उच्च रखना होता है। इसको हम लोग जो है एक ग्राफ के ज़रिए समझेंगे कि ग्राफ क्या बताता है इसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम अगर ग्राफ ले लें एक छोटा सा ऐसे ग्राफ, तो ग्राफ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है टेम्परेचर है T और यहाँ पे प्रेशर है यानी कि P। तो अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार, जो यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पॉइंट है ना उस पॉइंट का क्या मतलब है साफ साफ, तो आप कहेंगे कि सर कुछ पॉइंट ऐसे होगा, यानी यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे क्या है टेम्परेचर हाई है। और अगर इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेशर हाई है, यहाँ पे क्या है प्रेशर हाई है। तो इस तरह की जो अगर हम ग्राफ से समझेंगे ना तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं आपको पता होगा कि जो वस्तु यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी तो कैसी होगी। अब यहाँ पे जो वस्तु है मान लेते हैं कि वो क्या है
ठोस है। तो इस ठोस वस्तु को क्या करने के लिए अब देखिए क्या क्या होना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब इस ठोस वस्तु को अगर हम द्रव में रूपांतरित कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले आ रहे हैं, तो अब देख रहे हैं कि टेम्परेचर का जो स्केल है ये काफ़ी लंबा है। यानी कि ये जो टेम्परेचर है आपका, इसका मान यानी तापमान का मान हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब प्रेशर की बात आ रही है तो देखिए ये प्रेशर का वैल्यू कितना कम है। हालांकि इसको हम बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस करते हैं ग्राफ को। तो देखिए ये कम है, तो ये आपका ये जो सीधी लाइन है ना ऊर्ध्वाधर वाली, तो ये आपका प्रेशर को डिनोट कर रहा है। और ये जो हॉरिजॉन्टल है यानी कि जो क्षैतिज है, ये आपको टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। तो टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा है और ये प्रेशर का कम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दाब को निम्न करना पड़ता है, यानी कि ये कम से कम दाब को रखना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान देना पड़ता है। इसलिए वस्तु जो है ठोस से कहाँ जाती है, वो द्रव में रूपांतरित होती है। और अगर हम बात करें कि गैस को द्रव में अगर रूपांतरित किया जाए, तो गैस को अगर द्रव में रूपांतरित करेंगे तो सेम उल्टा करना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर को निम्न करना पड़ेगा। देखिए टेम्परेचर को निम्न करेंगे तो ये देखिए आपका, तो ये आपकी जो खड़ी वाली लाइन है तो प्रेशर है और ये वाली लाइन टेम्परेचर है। टेम्परेचर को कम करेंगे और प्रेशर को ज़्यादा करेंगे, तब आपका जो है गैस को द्रव में रूपांतरित आप कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगला स्लाइड कुछ ऐसे ही है, ग्राफ से संबंधित। अगर आपको ग्राफ अच्छे से कंसल्ट है यानी कि याद है, तो आप इसको क्या है लिख पाएंगे तुरंत, मतलब बिना कुछ किए जो है लिख लेंगे। तो हालांकि जब हम लोग ग्राफ डिस्कस करते हैं तो पूरा इसमें होता है इस प्रकार का कुछ होता है। तो यहाँ पे देखिए ठोस है और यहाँ पे मान लेते हैं लिक्विड है। तो अगर हम बात करते हैं तो अगर इस वस्तु को मान लीजिए ये ग्राफ को समझने के लिए, हालांकि जगह कम है यहाँ पर, थोड़ा सा समझ नहीं मिलेगा, तो इसको जो है आप ऐसे ही एक बार थोड़ा नज़र में डाल लीजिए कि अगर ठोस से हमको द्रव में लाना है तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, तो उस क्रिया को कहेंगे गलन, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, मतलब फ्रीजिंग कहेंगे। और द्रव को अगर ठोस में ले जाना है तो द्रव को ठोस की तरफ ले जाते हैं तो उसको हिमांक कहते हैं, यानी हीमन। ये आपका दूसरा पॉइंट है। अगर हम द्रव को गैस में करते हैं तो द्रव को गैस में करने का मतलब सिंपल सा वाष्पीकरण होता है, वेपोराइजेशन जिसको बोलते हैं। और गैस को द्रव में करते हैं तो संघनन की क्रिया होती है, इसको संघनन बोलते हैं। और अगर हम ठोस को गैस में अगर करेंगे तो सीधे सीधे उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। और गैस को ठोस में अगर हम करें तो गैस को ठोस में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जमाव, यानी कि उसको हम जमा देंगे। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर गैस है उसको जमा दिया जाए तो वो ठोस हो जाता है। आप एक लोग ध्यान दीजिए कि ये वाला जो पॉइंट हमने आपको बताया कि ये जो पॉइंट होता है, ये कभी कभी इसके बारे में पूछा जाता है ये पॉइंट कैसा, कौन सा पॉइंट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे जो भी वस्तु होती है ना वो ठोस होती है, ना वो द्रव होती है, ना वो गैस में होती है। यानी कि ये यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वस्तु होती है वो तीनों पॉइंट पे होती है। तो तीनों यानी कि इसको त्रिक बिंदु बोलते हैं। कौन सा बिंदु बोलते हैं, त्रिक बिंदु बोलते हैं। तो त्रिक बिंदु पे यानी कि ये आपका प्रेशर डिनोट करता है और ये का टेम्परेचर। तो आपको मैं बता दूं इस त्रिक बिंदु का टेम्परेचर कितना होता है, तो आगे अभी हो सकता है स्लाइड में हो, तो मैं आपको वहीं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो ये जो त्रिक बिंदु है, इस त्रिक बिंदु पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर कितना होता है। तो त्रिक बिंदु पे टेम्परेचर का जो मान होता है वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम उसको बात करें केल्विन में तो 273.16 केल्विन होता है, 273.16 केल्विन होता है। और अगर हम यहाँ पे प्रेशर की बात करें तो जो पास्कल है वो आप कितना है, तो आपका 600 पास्कल है। जो उसका यहाँ पे प्रेशर होता है वो 600 पास्कल के बराबर होता है। तो चलते हैं आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि वह कौन सा अवस्था या बिंदु होता है जिस पर वस्तु तीनों अवस्था ठोस, द्रव, गैस में पाई जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे आंसर है त्रिक बिंदु। तो आप लोग को दिमाग में आएगा ना त्रिक बिंदु क्या है, तो मैंने आपको पहले समझा दिया ग्राफ पे। तो त्रिक बिंदु पे जो तापमान होता है तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन होता है। और अगर हम दाब की बात करें तो दाब जो है 600 पास्कल के बराबर होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पास्कल क्या है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि
जो पास्कल है वो एक एटम के जो एक एटम होता है ना, एक एटम, आप लोग जानते हैं कि एक एटम, तो एटम मतलब होता है, अब एक एटम में अगर पास्कल की अगर हम बात करें तो एक एटम में 1,01,326 पास्कल। अगर हम इसको शुद्ध रूप में लिखें, जैसे साइंस की भाषा में अगर लिखें तो ये होता है एक एटम बराबर 1.01325 इंटू 10 की पावर क्या 3 पास्कल, इसको ऐसे बोलते हैं। और अगर हम इसको पास्कल को अगर बार में कन्वर्ट करें तो आप सबको याद होगा, बहुत बच्चे तो इसको रट्टा मार रखे रहते कि एक बार इज इक्वल टू क्या होता है। तो एक बार इज इक्वल टू होता है 10 पे पावर 5 यानी कि 1,00,000 पास्कल। कितना? 1,00,000 पास्कल, यानी कि 10 के पावर 5 यानी 10 के घाते 5 या 1,00,000 पास्कल हम बोल सकते हैं इसको। तो आगे चलते हैं। कह रहा है आगे की ऊष्मा तापमान को बढ़ा भी सकती है या नहीं भी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जो है अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन की या फिर नॉर्मल बच्चे से बात करेंगे कि मान लेते हैं किसी भी चीज़ को हम हीट दे रहे हैं यानी कि उसको ऊष्मा दे रहे हैं, तो बताइए कि उसको टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा, एक झटके में आ जाएगा कि सर उसका तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। जब हम उसको गर्म करेंगे यानी उसको जब हीट देंगे तो उसका तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर हम मतलब बर्फ़ है यानी कि जो फ्रीज किया हुआ गया है यानी बर्फ़, उस बर्फ़ को अगर हम पिघलाते हैं तो ध्यान से समझिएगा, उस बर्फ़ को जब हम पिघलाएंगे तो पिघलाने पर हम उसे हीट हमें देंगे तभी तो पिघलेगा वो। हम कहेंगे आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक हीट नहीं देंगे तब तक वो पिघलेगा नहीं। तो जब हम उसको हीट देते हैं तो वो बर्फ़ पिघल जाता है, पिघल के पानी बन जाता है। पर मैं आपको बता दूं कि बर्फ़ का टेम्परेचर जो अब देखेंगे मेज़र करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो बर्फ़ से पिघला हुआ पानी रहेगा उसका भी टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहने वाला है। आप इसको एक बार चेक करिएगा घर पे कि कोई बर्फ़ है, उस बर्फ़ को आप ऐसे कुछ हीट देंगे मतलब कुछ ऊष्मा देंगे तो वो क्या होगा? बर्फ़ पिघल जाएगा। पर जब वो बर्फ़ पिघलेगा पूरा पिघल के यानी पूरा मेल्ट होकर के जो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसका आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो तब भी क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही वो बताएगा। तो आपने तो पहले से कहा कि सर जब हम किसी चीज़ को यानी किसी वस्तु को जब हम ऊष्मा देते हैं तो तापमान बढ़ जाता है, फिर यहाँ क्यों नहीं बढ़ा? यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहले भी था, अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि आपके कहने का मतलब कि हमने उसको हीट दिया ही नहीं। नहीं, हमने उसको हीट दिया, पर वो हीट जो है वो कौन सा हीट होता है? कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि वह कौन सा हीट होता है, यानी वह कौन सी ऊष्मा होती है कि जब हम किसी वस्तु को उस हीट को देने के बावजूद उस वस्तु के तापमान में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं उस प्रकार के ऊष्मा को हम लोग गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट में नोट किया गया है, यानी कि तापमान बढ़ाने वाले ऊष्मा को संवेदनीय ऊष्मा, नहीं बढ़ाने वाले को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो ये आपको अच्छे से पता हो गया, यानी कि ऐसी ऊष्मा जिससे वस्तु के तापमान पर कोई प्रभाव ना पड़े उसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। और वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा कि जब हम बर्फ़ को मेल्ट करेंगे यानी पिघलाएंगे तो उस क्या नाम है वस्तु को आपको टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा। तो जो टेम्परेचर देने के बाद भी अगर वो वस्तु के तापमान में कोई परिवर्तन ना आए उसे बोलते हैं क्या? गुप्त ऊष्मा। यानी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो लेटेंट हीट बोलते हैं। और अगर उस वस्तु के तापमान में परिवर्तन तुरंत दिखने लगे तो उसको संवेदनीय ऊष्मा बोलते हैं। जैसे कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जब पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो वो उसको हम जो ऊष्मा दे रहे हैं वो कौन सी ऊष्मा है? तो उसको संवेदनीय ऊष्मा बोलते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे से पता हो गया। बाकी हम लोग जो है अगली बात जो है अगले हम लोग वीडियो में करने वाले हैं। पहले तो इतना आप लोग समझिए, फिर हम लोग देखेंगे पानी का क्या कैसा कैसा प्रभाव है। तो सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे कुछ छूटने वाला नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए।